वेलकम टू माय चैनल। आई एम नील कमल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना लिया है और पोस्ट कर दिया है, जिसमें जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है वो हैं डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। और आज का जो ये वीडियो होगा वो सब टॉपिक जो है हमारा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरा सब टॉपिक है इस चैप्टर का ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन, इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी और आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगी कि प्रेजुडिस किसे कहते हैं और स्टीरियोटाइप हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पूरा कुछ डिस्कस कर लिया है, पर कुछ चीज़ें मैंने जानबूझ के छोड़ी थी। जैसा कि हमेशा होता है, मैं कुछ चीज़ों को छोड़ती हूँ और वापस आपको उन चीज़ों से जोड़ती हूँ। बच्चों, आपके क्लास 6 के SPL के चैप्टर 2 में पेज नंबर 16 पे ये फिगर बनी हुई है, इसे आप देखें। इस फिगर को आप देखिए और इस फिगर में क्या है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे फिज़िकल डिसेबिलिटी से भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी को भी। जो इसका फर्स्ट इमेज है वो ये कहता है कि पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, आई लिम्प, आई लिस्प, ऑल दिस एंड मोर। Sometimes I feel so sad and sore. Folks may fun, it's nothing new. It's your, if you were I, what would you do? जो सेकंड पिक्चर है हमारा वो ये कहता है You look so different, so different. I am a person, I feel shy. From staring eyes, I want to hide. और तीसरा ये कहता है, देखिए थर्ड फिगर क्या है। थर्ड फिगर में Is her mind okay? ऐसा ये लोगों के दिमाग में जो धारणाएं होती हैं, जो लोग स्टीरियोटाइप करके रखते हैं, ऐसे लोगों के प्रति जो दिमाग में लोगों की धारणाएं बनी होती हैं उसको फोकस किया गया है। इस फिगर में ये कह रहा है, ये थर्ड फिगर में ये कह रहा है कि जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली टू। द चिल्ड्रेन यू सी इन द इलस्ट्रेशन हियर वर सीन एज डिसेबल्ड. This term has been changed and now the term used is children with special needs. Common stereotypes about them are given in large letters. Their own feelings and thoughts too are given. तो बच्चों, आपने ये जो फिगर देखा, ये फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर, इन तीनों में ही जो स्टीरियोटाइप लोगों के दिमाग में होते हैं, ऐसे डिसेबल्ड लोगों को देखकर और ऐसे डिसेबल्ड लोगों को अपने सामने पाकर उनके दिमाग में जो धारणाएं बनती हैं वो दी हुई हैं, प्लस ऐसे लोग खुद अपने विषय में क्या सोचते हैं ये भी दी गई हैं। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं, उन्हें आज के समय में हम लोग डिसेबल्ड नहीं कहते हैं, बल्कि इनके लिए एक अलग टर्म यूज़ किया जाता है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के अलावे भी इन्हें हम एक और डिफरेंट टर्म्स में बोलते हैं और वो है डिफरेंटली एबल्ड। तो इनके ऊपर जो ये तमगा लगा होता है, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहूँगी बीइंग अ सोशल साइंस टीचर, कि फिज़िकल डिसेबिलिटी के नाम पे जब किसी को मानसिक रूप से विकलांग समझ लिया जाता है तो ये समाज के उस सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ये समाज की उस सोच को दर्शाता है जो बचपन से ही डिस्क्रिमिनेट करते आते हैं ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, और उन्हें एक अलग कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि ज़रूर ये मानसिक रूप से भी विकलांग है। जबकि आज के समय में मैं आपको बताऊं कि इस तरह के बच्चों के लिए ठीक है अलग स्कूल होते हैं, पर बहुत बातें चल रही है कि इस तरह के बच्चों के लिए अलग से स्कूल नहीं होना चाहिए और उन्हें जो मेन स्ट्रीम के स्कूल हैं उसी में दाखिला मिलना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन को अंत कर पाना, डिस्क्रिमिनेशन को कम कर पाना संभव हो सकेगा। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के अलावा एक और डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं रिलीजन के आधार पे। रिलीजन के आधार पे कई बार हम लोग ये सोचते हैं, मुस्लिम्स लोगों की यदि बात करें तो हमारे दिमाग में ये बात आती है, हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुस्लिम्स लोग जो हैं वो अपनी डॉटर्स को, अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी
लड़कियां शिक्षित हों। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप है जो हमारे दिमाग में बनी हुई है, ये ख्यालात हैं जो हमारे दिमाग में सोचे हुए हैं पहले से। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ऐसा है कि कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं करना चाहते? तो बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा नहीं है। शिक्षा एक तो कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, कुछ और समस्याएं हो सकती। वो क्या समस्याएं हो सकती जिसकी वजह से कुछ लोग स्कूल नहीं जा पाते, और उनमें हो सकता है कि बहुसंख्यक मुस्लिम लोग हों। तो फिर देखें कि क्या वो रीज़न है। कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम्स इज दैट they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. Wherever effort has been made to reach education to the poor, the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. देखिए, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग गर्ल्स को एजुकेट नहीं करना चाहते, इसीलिए स्कूल नहीं भेजना चाहते। पर दरअसल जहाँ पे हम देखें कि सिर्फ ये रीज़न नहीं है, बल्कि गरीबी, इंस्टीड ऑफ इंटरेस्ट, ये गरीबी वो वजह है जिसकी वजह से वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, स्पेशली गर्ल्स को। दूसरी जगह पे हम देखें कि जहाँ पर भी सरकार ने इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध की है कि लड़कियों को एजुकेशन दिया जाए, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहते हैं। तो कुछ और वजह हो सकती है, एक गरीबी वजह हो सकती है, दूसरी और वजह हम तलाशते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम इज़ नॉट मच। देयर इज़ अ गुड government bus service that helps teachers reach school in rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped children from poorer families, including Muslim girls, attend school in much large number. यहाँ पे केरला का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कही जा रही है कि ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बस सर्विस भी अवेलेबल कराती है और वुमेन्स हैं ज़्यादातर स्कूल में, जिससे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी भी होती है। तो ऐसे जगहों पे देखने को मिलता है कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल जाती हैं। कई बार क्या होता है कि सिर्फ गरीबी ही वजह नहीं होती, कई बार स्कूल की दूरी बहुत बड़ा एक रीज़न है। यदि गांव घरों में यदि बहुत दूर के एरिया में या गांव के स्थान से या शहर के ही क्षेत्र से बहुत दूर के एरिया में स्कूल हो, तो वैसे जगहों पे भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो हमेशा कम्युनिटी रीज़न नहीं होता है कि ठीक है ये अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते, कई बार गरीबी भी वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से अशिक्षा है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर तौर पे जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, उसके पीछे रीज़न धर्म नहीं है बल्कि गरीबी है, जिसकी वजह से वो रेगुलर तौर पे स्कूल अटेंड नहीं कर पाती हैं। तो ये भी जो स्टीरियोटाइप हमारे मन में है कि कम्युनिटी जो है वो अपनी लड़कियों को अलाउ नहीं करती, दरअसल ऐसा नहीं है, बल्कि गरीबी जो है वो उस वजह के रूप में उभर कर आती है जो बच्चियों को स्कूल जाने से रोकते हैं माता पिता को। तो जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। आप देखेंगे बच्चों कि हमारी सोसाइटी में बहुत तरह के काम हैं जो लोग करते हैं, आपने अपने आसपास भी देखा होगा। लेकिन एक अंतर होता है लोग जो अलग अलग तरह के काम करते हैं उनमें, क्योंकि यदि हम इस तरह से इसको समझना चाहें कि आज एक टर्म होता है बच्चों, आपने देखा होगा, एक टर्म होता है वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब। यानी कि जो वाइट कॉलर जॉब है वो जैसे ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिस में बैठने वाले लोग होते हैं, हाई क्लास पीपल होते हैं। और जो ब्लू कॉलर जॉब है वो क्या फिज़िकल वर्क करते हैं, फिज़िकल लेबर करते हैं और शारीरिक मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ब्लू कॉलर जॉब है उसको सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, जबकि वाइट कॉलर जॉब जो है उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में। तो इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आज पैदा हो गई हैं और इस तरीके से ऐसा होने लग गया है। सोसाइटी आज से नहीं, बहुत पहले से है और तब से लेके आज तक ये एक विकास है कि आज हम इस तरीके से लोगों को उनके काम के आधार पे
सम्मान या असम्मान करते हैं, यानी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं या उनके काम को डीवैल्यूड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। पहले हम देख लें कि किस किस तरह के काम लोग हैं जो सोसाइटी में करते हैं। पहला देखिए कि वर्क्स हैं बहुत सारे। हमने एक आप कैटेगरी बना सकते हो, आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो। एक तरफ आप लिख सकते हो कि वर्क्स वैल्यूड इन सोसाइटी, और दूसरी साइड आप लिख सकते हो वर्क्स डीवैल्यूड इन सोसाइटी, यानी ऐसे काम जिनको समाज में रिस्पेक्ट मिलता है और ऐसे काम जिनको समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कौन से काम है जिनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है। तो आप देखेंगे टीचिंग है, ऑफिसर्स है, कोई सा भी IAS, IPS, IFS, कोई सा भी ऑफिसर यदि है तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट वाला जॉब है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। दूसरी तरफ हम यदि देखें तो कारपेंट्री है, वीविंग है, फिशिंग है, फार्मिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, कटिंग हेयर है। इसके अलावा पिकिंग गार्बेज है। इस तरह के जो काम हैं इनको सोसाइटी में डीवैल्यू किया जाता है, यानी कि इनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो होता क्या है कि जब आप सोसाइटी में कुछ कामों को महत्व देते हैं और कुछ कामों को इस कैटेगरी में रखते हैं कि उनका कोई महत्व ही नहीं है, भले ही आदमी का शरीर करते करते उस काम को बुरी तरह थक जाए और परेशान हो जाए, लेकिन उसको सोसाइटी में वैल्यू नहीं मिलती, उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फिर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पे कर रहे हैं? ये डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली ये इवॉल्व हुआ है। ये डिस्क्रिमिनेशन आज से नहीं, यदि आप ऋग्वैदिक पीरियड में देखें, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको आपको हिस्ट्री से जोड़ के, हिस्ट्री से इंटीग्रेट करके बता दूं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। तो ऋग्वैदिक पीरियड में बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है कि ऋग्वैदिक पीरियड में मैंने आपको कई बार बताया है कि जो जितने कास्ट हैं उनका एक सोपान बना था, एक लैडर बना था, एक सीढ़ी बनी थी। चलिए हम एक सीढ़ी बना लेते हैं। इस तरह का एक लैडर बनाया और जो सबसे ऊपर की सीढ़ी है, जो सबसे ऊपर का लैडर है, जो सबसे ऊपर का सोपान है, वहां पे कुछ कास्ट को रखा गया और इस तरह से कुछ अदर कास्ट को नीचे के लेवल पे रखते चले गए हम लोग। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि हमने एक क्रमवार सीढ़ी बनाई है जिसमें सबसे ऊपर के सोपान पे, सबसे ऊपर के लैडर पे हाई क्लास के पीपल, हाई कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, ये ऋग्वैदिक पीरियड से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ब्राह्मण्स। सबसे ऊंचे वाले पायदान पे आप लिख लीजिए ब्राह्मण्स। इसके बाद आपके हो गए क्षत्रिय, ठीक है, देन वैश्यास, एंड सबसे नीचे के लैडर पे हो गए शूद्रास। अब सवाल उठता है कि सबसे नीचे के लैडर पे शूद्रास क्यों हैं? आखिर क्यों उनको सबसे नीचे के पायदान पे रखा गया है? तो इसकी वजह है, ठीक है, माना ये गया कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड का जो ओरिजिन है, ये भगवान ब्रह्मा जो हैं उनसे हुआ है, उनके द्वारा विश्व की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो ब्रह्मा जी के मुख से जो निकले वो ब्राह्मण्स कहलाए, ब्रह्मा जी के भुजाओं से जो निकले वो क्षत्रिय कहलाए, और ब्रह्मा जी के थाइज से जो निकले, ब्रह्मा जी के थाइज से जो निकले वो वैश्यास कहलाए, और ब्रह्मा जी के पैर से जो निकले वो शूद्रास कहलाए। तो जिस तरह से हमारी बॉडी में जो ये एक लेवल है, क्रम है, इसी के आधार पे समाज में भी उनका स्थान निर्धारित कर दिया गया। जैसे हमारा मुंह जो है हमारी बॉडी में सबसे ऊपर है, तो ब्राह्मण को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया। उसके नीचे भुजा है, मुंह से नीचे भुजा है तो उसे सेकंड पोजीशन दिया गया, फिर थाइस है तो उसे थर्ड पोजीशन दिया गया, और पैर जो है उसे लास्ट पोजीशन दिया गया, यानी सबसे नीचे दिया गया। हालांकि यदि आप सोच के देखो कि यदि आपके पैर ही ना हो, मैं अनटचेबल्स की बात कह रही हूँ, जिसको समझा गया अनटचेबल्स, अभी हम लोग वहाँ आएंगे, तो आप ये सोचिए कि पैर कितना अहम है, कि यदि पैर ही ना हो तो क्या हम खड़े रह पाएंगे? क्या हम अपने ही शरीर का बोझ उठा पाएंगे? मैं अभी इसे एसोसिएट करूँगी आपके SPL से और बताऊँगी कि किस तरह से लोगों ने इस कास्ट सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना दिया कि
जो सबसे नीचे के पायदान के लोग थे उनका जीना दूभर कर दिया, उनको सोसाइटी में रहने लायक नहीं बनाया। उन्हें अनटचेबल्स कहा गया और उन्हें ही अनटचेबल्स कहा गया। देखें कैसे? क्योंकि आपको मैं बताऊं कि ठीक है, इसी बहाने थोड़ी सी हिस्ट्री की भी जानकारी ज़रूरी है। ये जो ब्राह्मण्स थे या जो क्षत्रिय थे या जो वैश्यास थे, इनको द्विज कहा गया। द्विज मीन्स जिनका जन्म दोबारा होता है, क्योंकि इन तीनों ही वर्ण को जो था उन्हें मुंडन का अधिकार प्राप्त था, इसीलिए इन्हें वर्ण कहा गया। इसलिए जब इनका मुंडन होता था तो माना जाता था कि इनका जन्म दोबारा से हुआ है। और शूद्रास को इस तरह की कोई राइट्स नहीं मिले थे। आप देखिए कि राइट्स नहीं देने की शुरुआत उस समय से हो चुकी थी। दूसरी अहम बात यह है कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक पीरियड में क्या होता था, इस तरह से समाज बटा हुआ था और ब्राह्मण का बेटा जो होता था वो ब्राह्मण सी होता था, क्षत्रिय का बेटा जो होता था वो क्षत्रिय होता था। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई? मेरे कहने का ये मतलब है कि इनका कर्म जो था वो इनके बर्थ पे डिपेंड था, यानी जो जिस कास्ट में जन्म लिया है वो उसी काम को करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। ये चीज़ थी ऋग्वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते थोड़ा चेंज हुआ और एक तरह का थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया कि ठीक है, क्षत्रिय जो है वो बिजनेस कर सकते हैं या वैश्यास जो है वो भी लड़ाई कर सकते हैं, ब्राह्मण्स जो हैं वो राज कर सकते हैं। तो इस तरह का एक छूट दिया गया जिस एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के लोगों के काम को कर सकते हैं। तो फिर इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत इसमें ये थी कि पहले जो था ये कास्ट सिस्टम जो था दैट वाज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि लोगों का जो काम था वो उनके जन्म पे आधारित था, लोगों का जो कर्म था वो उनके जन्म पे आधारित था। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या हुआ कि उनका जो काम था, यानी जो भी काम वो करते थे वो उनके बर्थ पे नहीं डिपेंड होके उनकी जो कास्ट थी वो उनके काम के आधार पे होनी शुरू हो गई। और धीरे धीरे करके बाद में ये समस्या इतनी जटिल हो गई कि आप इसको अलग अलग करके नहीं सोच सकते थे कि एग्जैक्टली कौन किस कास्ट का है, क्योंकि सब कास्ट बनने लग गए बाद में चल के। तो हुआ क्या कि जो शूद्राज जो सबसे नीचे के लेवल पे थे इनको अनटचेबल्स मान लिया गया, क्योंकि ये बाकी तीनों वर्णों की सेवा करते थे, ये सफाई की काम करते थे, ये दूसरा काम करते थे। और इनकी स्थिति इतनी बदतर थी कि इनकी परछाई से भी लोग दूर भागते थे। इनको अधिकतर मौक़ों पे अपने गले में ढोल बांध के उसको बजाते हुए तब जाना पड़ता था, तब किसी रास्ते से गुजरना पड़ता था ताकि लोग समझ सके कि ठीक है वो शूद्राज आ रहे हैं उधर से, तो उधर नहीं जाना है। उनकी परछाई तक से लोग भागते थे। आप सोचिए कैसे इन लोगों का जीना कितना दुभर रहा होगा ऐसे समय में, जबकि उन्हें किसी खास कुएं से जब सब लोग पानी भरते हैं उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता था, जिस रास्ते से सब गुजरते थे उधर से उन्हें गुजरने नहीं दिया जाता था, और तो और इनके बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इनका जीना कितना दुभर रहा होगा। यही वजह है कि समय बीतने के साथ साथ स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, इसके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हुई, उनकी स्थिति में बदलाव की परिकल्पना की जाने लगी ताकि समाज में इक्वालिटी आ सके, सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके और किसी भी आधार पे किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। ये बहुत बड़ा अपराध है बच्चों, जब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो, जब कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है तो कहीं ना कहीं उसकी डिग्निटी को कुचलता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे काम है जो समाज में वैल्यू किए जाते हैं और बहुत सारे काम है जो समाज में डी वैल्यू किए जाते हैं, यानी कि उसको महत्व नहीं दिया जाता है। और जब हम किसी के काम को महत्व नहीं देते हैं तो इसका यही मतलब है कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसे वो राइट्स नहीं दे रहे हैं जिसको हम खुद एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम इस डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो फादर माने जाते हैं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी लाइफ में उन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसकी एक कहानी उन्होंने लिखी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास में और समझने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सामान्य से एक काम कि एक जगह से कहीं दूसरी जगह किसी को जाना है तो कितनी सारी मुश्किलों का, कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो भी महार कास्ट से बिलोंग करते थे। तो चलिए बच्चों, हम लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को समझने के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान के
पिता माने जाते हैं, जो कि हमारे संविधान के फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जो उन्होंने अपनी एक बुक में शेयर की है उसको हम लोग पढ़ते हैं। लॉन्ग डिड वी वेट, एंड बिफोर दैट लेट मी टेल यू द थिंग दैट ही वांटेड टू मीट हिज फादर, एंड उसके फादर जो थे, उनके फादर जो थे वो कोरेगांव में रहते थे। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो ये जो कहानी है इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जबकि बात लिखी है उस समय वो सिर्फ 9 साल के थे और उनके फादर कोरेगांव में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे काम करते थे। उनसे मिलने के लिए जाना था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाई ये लोग सब निकले कि ठीक है हम लोग उनसे मिलने के लिए जाएंगे, और पापा ने ये कह रखा था कि स्टेशन पे आ जाना और मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, मैं तुम लोगों को लेने के लिए आ जाऊंगा। और बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो आप सीन इमेजिन कीजिए कि 4 बच्चे हैं, वो स्टेशन पे खड़े हैं और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि, क्योंकि पापा ने बोला था कि ठीक है बच्चों, या तो मैं आ जाऊंगा लेने या फिर मैं किसी ड्राइवर को या मैं किसी व्यक्ति को भेज दूंगा जो कि आपको आके ले जाए। तो 4 बच्चे छोटे छोटे 9 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। और उनके साथ क्या होता है उस उम्र में, आप इस चीज़ को देखिए कि उन लोगों ने किस चीज़ को झेला। और ये तो डॉक्टर साहब अंबेडकर थे जिनको कि फिर पढ़ने का मौका लगा और बाद में ये इंग्लैंड चले गए और एडवोकेट बने। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस त्रासदी को झेली होगी और उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाए, क्योंकि उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्हें शिक्षा नहीं मिली। तो इसी के खिलाफ एक संघर्ष भी चलाया उन्होंने, जिसकी बात हम करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप, एन आवर elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound to Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. जैसा कि मैंने कहा कि 4 छोटे बच्चे हैं और स्टेशन पे खड़े हैं। पापा ने कहा था कि या तो मैं आ जाऊंगा या मैं किसी सर्वेंट को भेज दूंगा जो तुम्हें ले जाए। दोनों में से ही कोई नहीं आया। बच्चे 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। इतने में जो स्टेशन मास्टर था वो वहाँ पे आए। स्टेशन मास्टर आए और उन्होंने पूछा बच्चों से कि ठीक है भाई, तुम लोग क्यों इस तरह से खड़े हो, क्या चाहिए तुम लोगों को, किसका वेट कर रहे हो। इन्होंने बताया कि ठीक है ऐसी ऐसी बात है कि पापा आने वाले थे और सर्वेंट आने वाला था, दोनों में से कोई नहीं आया, सो हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें कोरेगांव जाना है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। वी वेयर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रेन। From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोग जो बच्चे थे, हम लोग वेल ड्रेस्ड थे, हमने अच्छे से कपड़े वपड़े पहन रखे थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और हमें देखने से कोई ये कह नहीं सकता था कि हम अनटचेबल्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक कि जो स्टेशन मास्टर था उसने भी यही सोचा शायद कि हम ब्राह्मण्स के बेटे हैं, और फिर हम जिस कंडीशन में थे हम पापा का वेट कर रहे थे और वो नहीं आए थे, सर्वेंट भी नहीं आया था, और हमें इंतज़ार करते हुए 1 घंटे बीत चुके थे। तो इस कंडीशन में हमें देख के वो भी बड़ा दुखी हो गया कि मतलब ये बच्चे ब्राह्मण्स के बच्चे हैं, और इस तरह से दुखी हो गया क्योंकि बाह्य जो बाहरी गेटअप था उनका, उससे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अनटचेबल्स कैटेगरी से बिलोंग करते थे या अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे। तो स्टेशन मास्टर ने अपने मन से ये सोचा कि ब्राह्मण्स के बच्चे हैं। पर डॉक्टर अंबेडकर जो थे, जो उस समय 9 साल के बच्चे थे, उन्होंने फट से बोल दिया कि हम लोग महार कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल्स समझा जाता है, यानी कि उन्हें अछूत समझा जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब ये बात सुनते ही जो स्टेशन मास्टर था वो बिल्कुल स्टैंड हो गया, बिल्कुल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, फक पड़ गया कि ऐसा देखने से तो लगता नहीं, और ये महार, एक होता है ना अनजाने ही पीछे चले जाना कि महार कास्ट से हैं, अनटचेबल्स हैं। तो स्टेशन मास्टर भी थोड़ा छिटक गया। तो ये सुनते ही कि महार कास्ट से बिलोंग करता है, स्टेशन मास्टर भी थोड़ा छिटक गया, और सिर्फ छिटका नहीं बल्कि वो उस समय वहाँ पर उन्हें छोड़ के चला गया और अपने केबिन में चला गया। फिर क्या हुआ कि फिर काफ़ी वक्त बीता, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी समय बीतने पे भी ना पापा आए और
ना ही सर्वेंट आया कोई लेने के लिए। अब ये बच्चे ऐसी स्थिति में थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें, हमें कोरेगांव जाना है और हम क्या करें, हमारे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो बच्चे ही थे, 9-10 साल 12 साल के बच्चे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में अब हम क्या करें। तब तक शाम हो गई थी और सूरज भी ढलने लगा था। ऐसे में फिर से स्टेशन मास्टर इनके पास आया, तो क्योंकि शाम हो गई थी तो स्टेशन मास्टर ने इन बच्चों की तरफ से, कुछ बुलाक कार्ट वाले खड़े थे, उन लोगों से पूछा कि क्या कोई इन्हें कोरेगांव ले जाएगा अपनी गाड़ी में बिठा के। तो हुआ यूँ था कि जब अंबेडकर जी ने स्टेशन मास्टर को ये बोला था कि हम महार कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ खड़े कुछ गाड़ी वाले जो थे उन लोगों ने भी सुन लिया था। उन्होंने एकदम से डिनाई कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो गाड़ी है वो इम्प्योर हो जाएगा, हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी यदि हम अनटचेबल्स को अपनी गाड़ी में बिठाएंगे। तो एक दो नहीं बल्कि सारे गाड़ी वालों ने मना कर दिया। यहाँ तक कि ये बच्चे जो थे इन्होंने ये भी बोला कि हम आपको डबल पैसे दे देंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डबल पैसे दे देंगे, पर प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए वहाँ तक। लेकिन कोई भी गाड़ी वाला तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि पैसे मिलने के बाद भी, डबल पैसे ऑफ़र करने के बाद भी कोई गाड़ी वाला इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ कि इन बच्चों को, जो कि महार कास्ट से बिलोंग करते थे, जिनको कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखा गया था, उनको वो अपनी गाड़ी पे बिठा के अपनी गाड़ी को मैला कर ले, अपनी गाड़ी को गंदा कर ले, अपनी गाड़ी को इम्प्योर कर ले। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने बचपन में ही कहीं ना कहीं ये समझ आ गई थी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ये हमारे भारत के लिए एक अभिशाप की तरह है। और यदि हम इक्वालिटी की बात करें तो हमें पहले इस डिस्क्रिमिनेशन का अंत करना होगा जो कि जाति पे आधारित है, या किसी भी तरह के आधार पे यदि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसको ख़त्म करना हमारा सबसे पहला काम होगा। तो हम बच्चों, ये पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ क्लास 6 में नहीं बल्कि आगे की क्लासेस में भी आपसे ये कभी एक क्वेश्चन सिंपली पूछ दिया जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको चलिए हम लोग पढ़ के समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से एक दलित होते हुए किस तरह से पढ़ाई की, विदेश गए, और वहाँ से आने के बाद उन्होंने किस तरह से जो ये समस्या थी उसका निराकरण करने में, उसका अंत करने में किस तरह से सहयोग दिया। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और हमेशा ही ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आपका आ जाता है कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो बच्चों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखिए। और दूसरी बात, ये एक दलितों के भी बहुत बड़े नायक के रूप में सामने आए, ये दलितों के भी ये बहुत बड़े लीडर थे। सो ही वॉज बॉर्न इन टू द महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल्स। The Mahar were poor, owned no land, and children born to them had to do the work their parents did. They live in spaces outside the main village and were not allowed into the village। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऋग्वैदिक पीरियड काल में जो था वो जिस कास्ट में जो पैदा हुआ था उसी कास्ट के लिए जो निर्धारित काम था वो करता था। और बाद में ये व्यवस्था इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि लोग काम को चेंज नहीं कर सकते थे, जो जिसमें पैदा हुआ वही काम उसे करना मजबूरी हो जाता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वही चीज़ बता रहे हैं कि महार कास्ट जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल समझा जाता था और उन्हें कोई दूसरा कार्य करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा महार कास्ट जो थे ये काफ़ी गरीब होते थे, इनके पास अपना कोई लैंड नहीं होता था और इन्हें बिल्कुल आउटस्कर्ट में, विलेज के बाहर जो दूर का इलाका होता था वहाँ रहना पड़ता था और इन्हें विलेज में एंटर करना भी अलाउड नहीं होता था। अब डॉक्टर अंबेडकर जो थे ये अपने कास्ट में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ना सिर्फ शिक्षा हासिल की बल्कि ये पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से एडवोकेट बन के आए। तो क्या हुआ कि जब किसी भी कम्युनिटी में कोई व्यक्ति इस तरह से पढ़ लिख जाता है तो दूसरे लोग उस कम्युनिटी के मोटिवेटेड फील करते हैं और वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित होते हुए इतनी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की और बहुत स्ट्रगल किया और लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाया, बल्कि
बल्कि उन्होंने लोगों को ये कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में आने की कोशिश कीजिए। दलितों को कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब में आइए, ताकि जो इनइक्वालिटी समाज में व्याप्त है, समाज में फैली हुई है, दैट द इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, उसे हम ख़त्म कर सकें, क्योंकि यही एक जरिया है। अदरवाइज उनका ये मानना था कि हमें ये तो बोला जा रहा है कि ठीक है पॉलिटिकली आप लोग एक हो, पॉलिटिकली आप सब इक्वल हो, क्योंकि सभी लोग 18 ईयर्स से एज वाले जो हो या उसके अबव जो हो वो वोटिंग कर सकते हैं। सो पॉलिटिकली हर कोई इक्वल है, लेकिन सोशली वो इक्वल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और उन्हें अनटचेबल समझा जाता है। तो ये इसी वजह से वो चाहते थे कि जो इक्वालिटी है वो दोनों ही जगहों पे समान रूप से है, और इसीलिए वो अपने कम्युनिटी के लोगों को ये बोलते थे कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि इसी वजह से गरीबी भी दूर की जा सकती है और दूसरी बात इनइक्वालिटी जो है उसे भी ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाया था। इसके अलावे अपने लाइफ के लेटर फेज में उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था, क्योंकि उस धर्म में सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाता था, और वो हमेशा ये चाहते रहे कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जहाँ पे इक्वालिटी हो, किसी को भी कास्ट के आधार पे किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, और हर कोई चाहे वो दलित कास्ट का ही क्यों ना हो, चाहे वो लो कास्ट का ही क्यों ना हो, उसके काम को रेस्पेक्ट किया जाए, उसके काम को रेस्पेक्ट मिले। तो हमने जो स्टोरी पढ़ा अंबेडकर जी के बारे में, जो उनके खुद के लिखी हुई है, और जो कुछ भी हमने उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो हम उनसे काफ़ी चीज़ों को छीन लेते हैं जाने अनजाने। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जैसे महार थे तो इन्हें कोई दूसरा काम करने को अलाउ नहीं किया जाता था, तो आप कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप क्या कर रहे हैं, कर्टल कर रहे हैं। आप उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो वो अपना सकते हैं और कोई दूसरा काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, आप उससे उस इकोनॉमिक तो आप उन्हें उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ठीक है वो कोई और काम कर लें, तो आपने उनसे उनके काम करने के अधिकार को छीन लिया। आप समझिए इस चीज़ को कि आपने उनसे उनके काम करने के अधिकार को छीन लिया। दूसरी बात यदि देखें तो उनसे ना सिर्फ उनके काम करने के अधिकार को छीन लिया, बल्कि जो काम ये ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें भी आप उन्हें क्या नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। एक तो आपने उनसे काम करने का अधिकार छीन लिया है, प्लस जो काम वो कर रहे हैं उसमें भी आप उन्हें रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये सब कुछ करके आप उनकी डिग्निटी को, उनका जो स्वाभिमान है, उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको तो बिल्कुल ही धूल धूसरित कर दे रहे हैं। तो आप उनसे तीसरी चीज़ जो छीन रहे हैं वो है उनकी डिग्निटी। और इसीलिए जब हम वो अंबेडकर जी की उस कहानी को देखें कि सिंपली एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लिए इतने सारे तामझाम, इतना सारा मुश्किल इन लोगों को झेलना पड़ा कि 4 बच्चे खड़े हैं तो ना तो स्टेशन मास्टर उनसे बात कर रहा है, ना कोई गाड़ी वाला उन्हें अपने गाड़ी में बिठाने को तैयार है, ना कोई उनसे सटने को तैयार है, ना कोई उनसे टच होने को तैयार है। तो इस तरह की मनोदशा से जब ये लोग गुजरेंगे तो ये कैसा फील करेंगे आप बताइए। ये बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करेंगे, बिल्कुल ब्रोकन। क्योंकि जब आदमी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। जब हम किसी को अच्छा कहते हैं तो उसके चेहरे पे एक चमक आती है, लेकिन जब हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जब हम किसी को डिवैल्यू करते हैं उसके काम को, जब हम किसी के साथ खराब व्यवहार करते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है। तो ठीक इसी तरह के चीज़ों को इन दलित्स लोगों ने फेस किया, और यही वजह है कि दलित्स को कई बार ब्रोकन कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह की चीज़ों को महसूस किया, बिल्कुल टूटे हुए। लेकिन गवर्नमेंट ने इन लोगों को एक रिस्पेक्ट दिलाने के लिए दलित वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, बल्कि यही वजह है कि इस ग्रुप के जो लोग हैं उन्हें हम दलित नहीं कह के गवर्नमेंट जो है उन्हें शेड्यूल कास्ट कहती है।
शेड्यूल कास्ट कहने से क्या होता है कि इसमें वो सारे लोग सम्मिलित हो गए जो दलित जिनको कहते थे, और दलित बोलने से ब्रोकन टाइप जो फील होता है, जो एक इस तरह का महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत गिरे हुए हैं, दलित गिरा हुआ, उससे हम ऊपर उठते हैं। और जब हम ऐसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनकी डिग्निटी की कद्र करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और इसका जो लास्ट सब टॉपिक है वो है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, और जब तक मैं ये तीसरा वीडियो डालूँ तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते रहिए ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच बच्चों।